गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सेशन। सो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि स्लोप क्या है। और बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज वाई और एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। प्लीज इस चीज को ध्यान से समझो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। वाई एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी होगा, एक्स एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी होगा, और उन फिजिकल क्वांटिटीज को ध्यान में रखते हुए आपको स्लोप को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर रिलेशनशिप लीनियर हो मींस अगर जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, अगर उनके पावर्स वन हो, पावर या डिग्री, हाईएस्ट पावर या डिग्री वन हो, तो रिलेशनशिप लीनियर है। तो अगर रिलेशनशिप लीनियर होगी, सुने ध्यान से, इफ रिलेशनशिप इज लीनियर देन सभी जगहों पे स्लोप हम कैसे निकालेंगे? सभी जगहों पे हम स्लोप निकालेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके थे। और वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या था? वो था tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज स्लोप और y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1, राइट? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन साथ ही साथ कल मैंने लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जितने भी रिलेशनशिप हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, मोस्टली वो रिलेशनशिप नॉन लीनियर होते हैं। तो जितने भी रिलेशनशिप हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में देखते हैं, मोस्टली वो नॉन लीनियर होते हैं। तो इफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉन लीनियर, तो फिर हमारे लिए स्लोप निकालना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अब स्लोप कैसे निकालें। ठीक है, जैसे कि मैं कल आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि लेट्स फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा अभी आज, सुनिए ध्यान से। तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, एवरीवन प्लीज, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंगस्ट, लिखेंगे सब लोग, बिटवीन और अमंगस्ट फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉन लीनियर। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू, अगर y में मैं एक फिजिकल क्वांटिटी डालता हूं, I am getting something like ax square plus b. This is the example of non-linear relationship. समझे? y की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 2. मतलब y की डिग्री कितनी है 1, x की डिग्री कितनी है 2. अब इस चीज को समझे, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि y and x represents different physical quantities, different physical quantities. अच्छा, ये चीज समझे, व्हेन आई से y and x represent different physical quantities, what is the meaning of this? मतलब फिजिकल क्वांटिटी समझते हो आप? जैसे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हो? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, राइट? टाइम टेकन, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? इसके आगे फोर्स, प्रेशर, राइट? आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। तो y और x डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो अगर इस टाइप का रिलेशनशिप है हमारे पास, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, अब सबसे पहली बात है, याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो, याद करो मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो, वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू ग्राफ। और अगर हमारे पास ग्राफ हो, तो वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट दैट ग्राफ इनटू इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों काम हमें करना आना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जब हो, लीनियर रिलेशनशिप और इक्वेशन हो, और इक्वेशन से ग्राफ बनाने की बात आए, नाउ यू नीड टू आंसर मी। तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताए थे 4 फॉर्म। तो जब भी इक्वेशन दिया हो और ग्राफ बनाने की बात बोले, विच फॉर्म इज मोस्ट यूजफुल? मैंने आपको बताया ही। विच फॉर्म इज मोस्ट यूजफुल? याद करो, विच फॉर्म इज मोस्ट यूजफुल? इंटरसेप्ट फॉर्म। याद है मैंने कल आपको ये समझाया था, इंटरसेप्ट फॉर्म इन द लास्ट क्लास, यू रिमेंबर? क्योंकि उससे हमें ग्राफ के लिए ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है। ट्रूथ टेबल समझते हो? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी, ऐसे 2 मिनिमम पॉइंट निकालने पड़ेंगे, फिर उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म आती है तो आप खट से विदाउट एनी एरर
आप निकाल लोगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है या लीनियर रिलेशनशिप कैसा दिखता है। यू रिमेम्बर इट? गुड, ये कॉन्सेप्ट है। गुड। अभी देखो y इक्वल टू एक्स प्लस बी, अब ये कैसा रिलेशनशिप है? ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप। दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि y की जो डिग्री ऑफ y लिखता हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट में आपका नोट्स में होना चाहिए। डिग्री ऑफ y 1 है, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ x? दिस इज 2। तो डिग्री ऑफ y 1 है, डिग्री ऑफ x 2 है, तो दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो अगर ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, तो इसका अगर हम प्लॉट खींचेंगे तो इसका प्लॉट कैसा होगा या इसका ग्राफ कैसा होगा? अब इसका ग्राफ कोई भी फॉर्मेट का हो सकता है, बट लीनियर नहीं होगा। इसका ग्राफ ऐसा जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है। 4 ग्राफ्स मैंने बनाए, ए बी सी डी। तो अगर आप ध्यान दोगे, ऑल ए बी सी डी आर कर्व्स, ये सभी कर्व्स हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो बिकॉज अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, तो पहली बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि ये ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर है। ये सीखने वाली चीज है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी आया तो नॉन लीनियर ग्राफ है। अब सवाल ये आता है कि नॉन लीनियर ग्राफ का स्लोप का क्या मतलब है। आइए, सो इस टाइप के ग्राफ्स आएंगे अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप। मैंने आपको सिखाया है, इक्वेशन मिले तो ग्राफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें से कौन सा ग्राफ हमारा होगा, वी विल लर्न इट। लेकिन दिमाग में एक पॉइंट सेट होना चाहिए कि अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर है तो ग्राफ वुड बी व्हाट? ग्राफ वुड बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट वुड बी अ कर्व। क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट है? क्विकली ये पूरे पेज को नोट करो, वी विल मूव अहेड फास्ट। पढ़ के आना पड़ेगा। क्या आप लोग पढ़ के आए हो जो मैंने आप लोगों को बोला था? अमर पढ़ के आया है दोस्त? जो मैंने बोला था काम करके आए हो? शिवानी, हैव यू कम प्रिपेयर्ड? आई हैव गिवन यू समथिंग टू कंप्लीट। क्या तुम वो करके आए हो? शिवानी, अमर, अभिषेक, आई थिंक आप करके आए हो। अथर्व, अथर्व तो रेगुलर है। खुशी, बोथ द खुशीज, मानस, ओम। आप में से बहुत से लोगों को कल मैंने मिस किया पेरेंट्स मीट में, आप लोग आए नहीं। मैंने कुछ भेजा है, उसे जरूर देख लें। और मैंने एक एक्सेल सीट भेजा है, उसे संभाल के अपने पास रखें और उसी के पैटर्न में आपको वर्क करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने क्या समझा, फिर से देखो कि ये नॉन लीनियर ग्राफ्स आएंगे। अगर अगर सॉरी नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो हमारे जो ग्राफ्स आएंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, वो कर्व होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्व का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ कर्व, या हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ अ कर्व। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारे पास चैलेंज क्या है। देखो, अच्छा, हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द कर्व, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है टेंजेंट टू द कर्व at any point gives slope of the curve. Tangent to the curve at any point gives slope of the curve. अब you have heard about tangent. Tangent क्या होता है? आपने सर्कल में पढ़ा हुआ है, राइट? टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है।
उसी तरीके से अगर हमारे पास अगर हमारे पास क्या हो, कर्व हो, तो अगर हम उस कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट उस कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगी। लेट्स कम डाउन टू दिस पॉइंट। ये देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, फील करना सब लोग। सपोज आई टेक दैट पॉइंट हियर समवेयर हियर, यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मुझे इस पॉइंट पे इस ग्राफ पे एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचने का क्या मतलब है, समझो इस चीज को, ये सीखना पड़ेगा आपको। आपने टेंजेंट जैसे पढ़ा है सर्कल में वैसा ही कुछ है, तो आप ये वाला लाइन खींचोगे जो ऑरेंज वाला लाइन है, जो कि इस पर्टिकुलर रेड वाले पॉइंट पे विच इज ऑन द ग्राफ बी, ये इस पॉइंट पे इस कर्व पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे इस कर्व पे टेंजेंट है, इट इज जस्ट टचिंग इट। क्या क्लैरिटी है ये? आपने टेंजेंट पढ़ा है, याद है? टेंजेंट, सीकेंट, ये सब चीजें पढ़ी है आपने, रिमेंबर? रिमेंबर, गुड। तो वही चीज देखो आ रहा है आपके पास, ठीक है? जो पढ़ा है वही आ रहा है, मैं कुछ भी नया नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आप नहीं जानते। तो ये टेंजेंट है। अच्छा, तो अब ये टेंजेंट है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। अच्छा, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट गिव स्लोप ऑफ द कर्व। अभी अगर मैं इसको ग्राफ को फिर से प्लॉट करता हूँ यहाँ, थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को। सपोज आई एम हैविंग अ कर्व समथिंग लाइक दिस, ऐसा मेरे पास एक कर्व है। अभी लॉजिकली सोचो, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्लोप का क्या हो रहा है। आई एम ड्राइंग द स्लोप विद अ ब्लू लाइन, सॉरी स्लोप, हाँ स्लोप क्या होगा, टेंजेंट, जो टेंजेंट खींचेंगे, जो टेंजेंट की स्लोप होगी उस पॉइंट पे, वही इस कर्व का स्लोप होगा। इस पॉइंट पे खींचूंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो मैं इसको जस्ट टच करा रहा हूँ उस पॉइंट पे, दिख रहा है आपको? ये देखो, सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या होगा, दिख रहा है? तो यहां से आप क्या समझे कि हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द कर्व? स्लोप ऑफ द कर्व मतलब टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट गिव स्लोप ऑफ द कर्व। टेंजेंट टू द पॉइंट एट एनी कर्व गिव स्लोप ऑफ द कर्व मतलब क्या? इस पॉइंट को और अगर अच्छे से इलेबोरेट करूं ताकि आपको सब समझ में आए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट गिव्स स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलाइज करो। सपोज मैं 3 पॉइंट लेता हूं ए बी सी, सो डू यू थिंक, what is your opinion about slope of curve at A, slope of curve at B, and slope of curve at C? What is your opinion about these slope at these 3 points? Are they same or are they different? They are different. Are you seeing this? Are you seeing this? यहाँ पे एक important difference आपको समझ में आएगा। मैं वो difference आपको यहीं पे बताता हूँ इसी ग्राफ के साथ। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप किसी भी पॉइंट पे निकालते, किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, what is your opinion about the slope that you will get at all these point on a straight line? Will they be same or will they be different? अरे दिमाग चल रहा है, मैं कल समझाया था आपको। सेम, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ लाइन at P is equal to slope of line, straight line at Q is equal to slope of line at R. क्या ये समझ गए आप?
इसका मतलब अगर लीनियर रिलेशनशिप होगा, लीनियर रिलेशनशिप में जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी पॉइंट पे। तो अगर आपको एक लीनियर रिलेशनशिप हो और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट स्लोप, तो आपको ये नहीं बोलेगा किस पॉइंट पे, सुनना वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये नहीं बोलेगा किस पॉइंट पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है। लेकिन अगर आपको एक कर्व देगा या फिर अगर आपके पास एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है और आपने उस नॉन लीनियर रिलेशनशिप में कर्व बना लिया, तो तो अब इस कर्व का स्लोप अगर बोला जाए तो इस कर्व का स्लोप का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इस कर्व का स्लोप जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कर्व का स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। तो कभी भी अगर आपको कर्व दिया जाए या फिर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, तो आपको समझ जाना है कि इसका जो स्लोप है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। इसीलिए कर्व का स्लोप निकालने के लिए आपको वो पॉइंट स्पेसिफाइड होनी चाहिए जिस पॉइंट पे आपको कर्व का स्लोप निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, राइट? बढ़ जाऊं आगे। तो कर्व का जो स्लोप है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो इसीलिए कर्व का स्लोप निकालने के लिए द पॉइंट शुड बी स्पेसिफाइड वेयर वी नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। तो मैं ये लिखता हूं, स्लोप ऑफ कर्व इज डिफरेंट at different points, hence slope of curve at a point can be determined and it is different from the slope of the curve at some other point। क्या ये बात हम कर चुके हैं? नोट कर लिया? क्या ये बात समझ में आ गई? एकदम क्रिस्टल क्लियर फ्लो है। सर हाउ मेनी पॉइंट्स वी कैन पुट ऑन कर्व? कर्व को कैसे प्लॉट करना वो मैं बताऊंगा। कर्व को आप पॉइंट लिख के प्लॉट नहीं कर सकते, पॉइंट लिख के प्लॉट करोगे तो आपके पास दिक्कत आएगी। मैं समझाता हूँ क्या होगा। अच्छा, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? एवरीबॉडी इज इट डाउन? बोलो। अब सुनो, अब जो मैं ये जो नेक्स्ट स्लाइड बनाने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको एक बार नोट कर लो एंड देन आई विल मूव अहेड फास्ट। यस, डन डन एवरीवन, हो गया? गुड 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 गुड। चलो आगे बढ़ो। देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखना। ये सब कुछ आपके कॉपी में एक पेज में होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप सब ग्राफ्स को कंपेयर कर पाओ। तो सोच समझ के डायग्राम बनाना, हड़बड़ी मत करना, पहले मुझे बना लेने दो। उसके बाद प्लान करो कि एक ही पेज में ये सारे डायग्राम आने चाहिए। कैसे आएंगे?
ओके, सो बेसिकली ग्राफ्स लिख रहा हूं मैं ये, ठीक है। उसमें से ये जो 6 कैटेगरीज हैं, पहले 6, इसको मैं लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे कर्व्स हैं, और ये जी और एच ये बेसिकली स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन हम इनको भी देख लेंगे ताकि हमें पता चले कि कितने दुनिया में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पॉसिबल है। तो दुनिया में ये 8 टाइप के ग्राफ्स ही पॉसिबल है, कोई 9th टाइप का ग्राफ नहीं होता है। ये बहुत बड़ी लर्निंग है, ये स्लाइड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। दुनिया में 8 टाइप के ग्राफ ही मिलते हैं, 9th टाइप का कोई ग्राफ नहीं होता है। अगर आपने कोई 9th टाइप का ग्राफ क्रिएट किया है, वो इन्हीं ग्राफ के कॉम्बिनेशन से बनेगा। कोई अनोखा या अजूबा या कोई नया ग्राफ नहीं है, वो इन्हीं ग्राफ के कॉम्बिनेशन से बनेगा। मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगी। अभी देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में, सुनो अभी ओके, आई डिड अ मिस्टेक। मुझे एक और चीज बताना था, उसके बाद ही मैं इस ग्राफ के बारे में आ सकता था। कोई बात नहीं, मैं आऊंगा इस पेज पे, इस पेज पे आऊंगा। मैं इस पेज को थोड़ा डायग्राम ड्रॉ किया है, डू नॉट वरी, आपने अभी तक कुछ ड्रॉ नहीं किया है। अच्छा, ये ग्राफ के एनालिसिस से पहले मुझे एक और चीज आपको बतानी है, वो चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके, एक सेकेंड, चलिए मैं इस स्लाइड पे थोड़ी देर बाद आऊंगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट नाउ। हाँ जी, अभी इसके बाद देखिए, आपको याद है आपने डबल डिफरेंशिएशन किया था, यू रिमेंबर। तो अभी हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। मैंने डबल डिफरेंशिएशन करवाया था, आपको याद है? डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, आपको याद है, गुड। ओके, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। हमने सिंगल डिफरेंशिएशन का मतलब समझा। अरे अरे, ठीक है ठीक है, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट गिव मी मिनट, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आपने हेडिंग नहीं लिखा होगा, आई एम सॉरी। मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताना भूल गया। हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द कर्व आपने समझ लिया। तो स्लोप ऑफ द कर्व मतलब क्या? टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, दिस व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग वी आर हैविंग। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बीच में मैं आऊंगा, मैंने बना दिया ये पहले, बट ये थोड़ी देर बाद आएगा। सुनो ध्यान से। अच्छा, अब सवाल है कि अगर मेरे पास कर्व है, इसी पॉइंट से मैं इसी पॉइंट से आ रहा हूँ, कौन सी स्लाइड से? इसी स्लाइड से आ रहा हूँ, ठीक है ना। इस स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड जो होगा वो ये वाला स्लाइड है, ठीक है। तो हमने ये समझा कि अगर कोई कर्व है तो कर्व की स्लोप जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। अच्छा, अब सवाल है हाउ टू फाइंड आउट दैट, हाउ टू फाइंड आउट दैट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द कर्व। तो पहले हमने समझा कि स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब क्या है, कि किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे, किसके ऊपर? कर्व के ऊपर। तो जो हम टेंजेंट खींचेंगे कर्व के ऊपर, दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। अब सवाल है कि वो स्लोप है क्या? समझ में तो आया इसका टेंजेंट है, लेकिन ये कितना होगा कैसे पता चलेगा? तो वही चीज है, सुनो। तो मैथमेटिकली ये वही कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं फिर से हेडिंग लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ अ कर्व और स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, वही कंटिन्यू हो रहा है। तो मैथमेटिकली वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ अ कर्व will be calculated by formula dy by dx। ओ, क्या समझे? मतलब कि स्लोप ऑफ द कर्व क्या होगा, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो है स्लोप ऑफ द कर्व। लेकिन उस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालें? dy by dx करके। मतलब बताता हूं एग्जाम्पल। आपने जो मैंने बेसिक आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिखाया था, याद करो। सपोज आई गिव यू अ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस c। क्या कोऑर्डिनेट से अगर हम देखें, फ्रॉम कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मेथड, क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं? ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का? ये कौन सा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का? कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से सोच रहे हैं, जो हम बेसिक जानते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो तुम रेस्पॉन्ड जल्दी करो प्लीज। मैंने तुमको काम अभी क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ क्लास के डिस्कशन। आपको जब एक्सेस मिल जाएगा, आपको जब आ जाएंगे, आपको ये खत्म होने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि अब आप सॉल्व करना शुरू कर दो। वेक्टर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया आपको करना क्या है, ठीक है ना? गुड। ये कौन सा फॉर्मेट है? क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या फॉर्म? इज इट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? याद आ रहा है? ये बेसिक मैथ आना चाहिए। कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप दिया हुआ है, ये स्लोप m है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप कितना है? 2। तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 2। अच्छा, अगर हम अभी कैलकुलस का मेथड लगाते हैं या डिफरेंशिएशन का, जैसा बोल लो dy बाई डी एक्स करना है, क्या मैं dy बाई डी एक्स कर सकता हूं इसका? c इज अ कांस्टेंट, मैं क्या करता हूं, इस कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर नाम दे देता हूं 4, ठीक है? तो स्लोप 2 आया। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 2x प्लस 4, क्या आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? याद है ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करूंगा तो क्या आएगा? 2। ये देखो, क्या स्लोप फ्रॉम कोऑर्डिनेट भी 2 आया था? क्या कैलकुलस से स्लोप निकाला तब भी 2 आया? क्या फील आई? क्या फील आई? जब मैंने स्लोप निकालने के लिए आपको बोला, क्या मैंने आपको बताया किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है? फील करना। जब मैंने आपको स्लोप निकालने के लिए बोला, तो क्या मैंने आपको बताया किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है? नहीं बताया। सोचो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट की स्लोप सेम होती है। तो हमें स्लोप पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है कि किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, हर पॉइंट पे स्लोप सेम होगी। यस और नो? क्या बात समझ में आई है? अब देखो, दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज आई टेक अनदर एग्जांपल, y is equal to 6 minus 2x। अच्छा, ये रिलेशनशिप कैसा है? व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज दिस? लीनियर और नॉन लीनियर? बोलो। दो ऑप्शन है आपके पास, लीनियर रिलेशनशिप है या नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, फास्ट। सर इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप। वेरी गुड, इट्स नॉट नॉन लीनियर, इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप। क्यों लीनियर है? क्योंकि y का डिग्री और x का डिग्री जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो 1 है, तो इसलिए लीनियर रिलेशनशिप। एवरीवन, इसीलिए ये लीनियर रिलेशनशिप है। एवरीवन, समझ आ रही है बात? आपको समझ आ रही है? अब देखो, अब देखो आपको क्लैरिटी आएगी। सर प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड, जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड। रिलेशन लीनियर है, अच्छा लीनियर रिलेशनशिप है तो मुझे इसका स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के मैंने देखा है कि मेरे पास दो मेथड है, प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था हमने। क्या? एक है कोऑर्डिनेट और दूसरा है कैलकुलस। अच्छा, कोऑर्डिनेट से अगर देखेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, किस फॉर्म में ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? एनीवन? क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में है? तो अगर कंपेयर करेंगे इस फॉर्मेट में, तो क्या आएगा? m की जो वैल्यू आएगी, विल इट बी -2? मतलब जो स्लोप है वो -2 है। एज फार एज कोऑर्डिनेट इज कंसर्न, कोऑर्डिनेट मेथड से अगर मैंने किया है, क्या ये बात समझ आ रही है सबको? नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट है, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x को कंपेयर करो, कंपेयर करो सिर्फ y दोनों साइड में है। mx और -2x, मतलब m की वैल्यू माइनस
Okay, so let's start from where we left. So I was taking an example. Let us say y is equal to 6 minus 2x. I was taking this. So ये किस टाइप का रिलेशनशिप है? इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप, हमें ये दिख रहा है. अच्छा, लीनियर रिलेशनशिप है तो हम इसका स्लोप निकालना चाहते हैं. स्लोप निकालने के दो मेथड है. एक है कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, करते क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट है. इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको कंपेयर करेंगे तो इससे अपने को समझ में आएगा. मैं पे लिखता हूं बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड फॉर्मेट. बाय कंपैरिजन हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, -2. तो जो स्लोप है इस लीनियर रिलेशनशिप का, विच इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज -2. अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि जब मैंने स्लोप निकालने के लिए आपको बोला, आई डिडंट स्पेसिफाइड कि किस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है. क्या मैंने स्पेसिफाई किया किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है एवरीवन? नहीं. क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप सेम है. समझ में आ रही है? अब हम कैलकुलस यूज करेंगे. इसी फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाना ताकि आपको समझ में आए कि देखो हम कैलकुलस से भी निकाल पा रहे हैं. कैलकुलस यूज करेंगे तो क्या करेंगे, स्लोप इज गिवन बाय dy बाय dx. ओके, तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ 6 माइनस 2x. क्या ये डिफरेंशिएशन करना आपको आता है? d बाई डी एक्स ऑफ 6 ये सबको आना चाहिए, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2x. यस और नो? तो क्या रिजल्ट आया, -2. देखो, कोऑर्डिनेट से भी आंसर मिला, कैलकुलस से भी आंसर मिला. ठीक है. अब जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अब आपको बताएगा कि ट्रू इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलस क्या है. सपोज आई गिव यू अनदर एग्जांपल. y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3. अब जैसे ही y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 हो गया, अब सवाल है कि अब इसका स्लोप कैसे निकालें. सबसे पहले देखो, इट्स अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप. नॉन लीनियर रिलेशनशिप है मतलब y का डिग्री 1 है, x का डिग्री 2 है. ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है. फील आ रही है? हाँ. अब नॉन लीनियर रिलेशनशिप का मुझे स्लोप निकालना है. अब प्रॉब्लम ये आता है कि अब आपको कोऑर्डिनेट इसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी थी, तो आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करके स्लोप बता दिया. लेकिन जब नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो आप कोऑर्डिनेट की मदद नहीं ले सकते. तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो यहां पे मैं लिखता हूं कोऑर्डिनेट फेल्स हियर, नॉट एबल टू गिव यू स्लोप. तो क्या कैलकुलस के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, कैलकुलस तो यही बोलता है कि dy बाई डी एक्स करना है. तो क्या हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं? हाँ, सर ने सिखाया है. क्या होगा dy बाई डी एक्स? इज इट 4x? इज इट 4 टाइम्स x? एवरीवन देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा. हाँ. अच्छा, 4x तो आया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम कर्व का या किसी भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप का स्लोप निकालने के लिए बोले, वी नीड टू हैव अ पॉइंट जहां पे मैं स्लोप निकालूं. क्या मैं हर जगह पे स्लोप, क्या मैं स्लोप बोलूंगा कर्व का, तो क्या कर्व का स्लोप हर जगह पे सेम होगा? बताया गया था लास्ट स्लाइड में. मैं नहीं जा सकता हूं बिकॉज वो स्लाइड गायब हो गया. क्या मैं नॉन 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 लीनियर रिलेशनशिप का स्लोप सिर्फ बोलूं, स्लोप निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले ही पॉइंट आता है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप अगर है तो स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग होती है. तो आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा कि स्लोप किस पॉइंट का, स्लोप किस पॉइंट का. तो यहाँ पे 4x आया, तो आपको वो पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिस पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए. तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है. तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पॉइंट कि स्लोप विल बी फॉर अ यूनिक पॉइंट. तो पॉइंट नीड्स टू बी स्पेसिफाइड, किस पॉइंट पे आप स्लोप निकाल रहे हो. सपोज इसी सवाल को मैं नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा हूं और मैं बोलूं फाइंड स्लोप ऑफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 2. तो आपको सबसे पहले दिखा कि ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है. तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो
किससे स्लोप निकालेंगे? कैलकुलस से। जल्दी जल्दी फटाफट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x²+3। अब देखो ये अगर नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो उसको पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसको आता ही नहीं है कि कैलकुलस कैसे करते हैं। इसीलिए तो आपको सिखाया गया है ये। पहले चैप्टर से ये सब चीजें आने शुरू हो जाएंगी। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे हैं मुझे एनसीईआरटी में ये कहाँ पे है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी में जो पढ़ाने का तरीका है वो सही तरीका नहीं है। आप भले केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एनसीईआरटी से पढ़ लो, लेकिन फिजिक्स में जो एनसीईआरटी का तरीका दिया गया है, जब तक आप कैलकुलस, जब तक आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स ना समझो, आप फिजिक्स नहीं समझ सकते हो। टेक इट फ्रॉम मी, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x²+3 ये क्या हो जाएगा? क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है? ये सब सिखाया गया है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² क्या हो जाएगा? 4x। वही सवाल था, 4x आ गया। देखो यहाँ पे भी 4x आया था, यहाँ पे 4x आया। अच्छा, अब वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा? इट विल 4 इंटू 2 दैट इज 8। क्या मेरी बात समझ में आई? 4 इंटू 2 दैट इज 8। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? डिड यू गेट अ क्लैरिटी? समझ में आई बात? क्या पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई कि स्लोप कर्व का कैसे निकालेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? एवरीवन, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ कि स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन और कर्व इन फिजिक्स represents a new physical quantity. It is just not a number. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज को आपको फील करना पड़ेगा। देखो आपको याद होगा, आपने जो स्लोप निकाला था इससे पहले 10th स्टैंडर्ड में सब स्लोप निकालते थे, तो स्लोप की कुछ यूनिट होती थी क्या? वो सिर्फ एक नंबर होता था, याद है? जो भी स्लोप आपने 10th स्टैंडर्ड तक निकाला है, याद करो, y2 माइनस y1 बाई x2 प्लस x1 करके या tan थीटा करके, जो भी स्लोप आप 10th में मैथमेटिक्स में निकालते थे वो एक नंबर होता था। लेकिन फिजिक्स में आपको क्या समझनी है? फिजिक्स में जो स्लोप है इट विल रिप्रेजेंट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। इन फिजिक्स स्लोप विल रिप्रेजेंट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। और अभी आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गई कैसे मैथ्स के साथ इंट्रिकेटली लिंक्ड है। ये देखिए, सपोज मैं दूसरे पेज में जाता हूँ। सबने लिख लिया इस पेज को? इज इट इन योर कॉपी? जल्दी उतारो फास्ट। हाँ जी, लिख लिया आपने? मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ। आई नीड टू गिव यू सम एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। अच्छे से ये नोट्स लेना। देखो सपोज मैं बोलता हूँ कि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि फिजिक्स में y एक्सिस और x एक्सिस में वी विल हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, y एक्सिस में मैं क्या ले रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट। और x एक्सिस में क्या ले रहा हूँ? टाइम। सपोज मेरे पास ऐसा एक ग्राफ आया, फील करना। सपोज आई गॉट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस। ऐसा ग्राफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ है? ये ग्राफ लीनियर ग्राफ है। अच्छा, लीनियर ग्राफ का स्लोप कौन दे सकता है? कैलकुलस, कोऑर्डिनेट या दोनों? लीनियर ग्राफ का स्लोप कौन दे सकता है? कैलकुलस, कोऑर्डिनेट या दोनों? दोनों। क्लैरिटी है ये? ठीक है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। अच्छा, इस लीनियर रिलेशनशिप का अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला, आप कैलकुलस से जाओ, कोऑर्डिनेट से जाओ, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनो। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इधर ये फॉर्मूला होगा, या फिर tan थीटा होगा, ये स्लोप देगा, या फिर dy बाई dx होगा। ये चीज मैं बार बार लिख रहा हूं, आपके दिमाग में भी ये चीज सेट होना चाहिए कि हम जो स्लोप है, हमने इससे पहले स्लोप समझा था कि ये दोनों फॉर्मूले थे, लेकिन अब हम इसके अंदर ये भी डाल रहे हैं।
तो हम स्लोप निकालने का हमारे पास 3 तरीका है, ठीक है। कोई भी 3 में से हम कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं टू गेट आवर आंसर, या फिर जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है उसके बेसिस पे कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो ये लीनियर रिलेशनशिप, अब सोचो y में डिस्प्लेसमेंट है, x में टाइम है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो अगर मान लो मैंने स्लोप निकाला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से, मान लो निकाला, तो y2 माइनस y1 जब मैं करूंगा तो न्यूमरेटर में कुछ तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा, लेकिन क्या साथ ही साथ यूनिट मीटर की आएगी? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी एक यूनिट है। मैथ्स में क्या होता था कि आपको सिंपल प्लेन नंबर्स होते थे, डिस्प्लेसमेंट में वाई एक्सिस में भी आप एक नंबर लेते थे और एक्स एक्सिस में भी एक नंबर लेते थे, कोई यूनिट नहीं होता था। फिजिक्स में यूनिट आते हैं, तो क्या वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है? y2 माइनस y1 करोगे तो कुछ एक नंबर आएगा, लेकिन नंबर के साथ क्या मीटर भी होगा? मैं सिर्फ उस यूनिट की बात कर रहा हूँ। नंबर तो कुछ आएगा, y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 कोऑर्डिनेट क्या है, y2 कोऑर्डिनेट क्या है, उसके बेसिस में y2 माइनस y1 करूंगा तो एक नंबर आएगा, लेकिन साथ में एक यूनिट आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब x2 माइनस x1 जब करूंगा तो एक नंबर आएगा अगेन और एक यूनिट आएगा। क्या ये फील आ रही है? हाँ। इसका मतलब देखो, तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया, और तुमने ये स्टैंडर्ड 10th में या 9th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है बोलो? कि स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। याद है? देखो मीटर पर सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड क्या वेलोसिटी की यूनिट है? तो ये वेलोसिटी देती है। तो आपको ये पढ़ाया गया है कि स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। याद है आपको? ये आपने एनसीईआरटी में या स्टेट बोर्ड में कहीं ना कहीं पढ़ा है, आईसीएससी वालों ने तो पक्का पढ़ा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा कि आप चीजों को लिंक करते आ पा रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या बात समझ में आई है? तो फिजिक्स में स्लोप हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब लॉजिकली सोचो, सपोज मैं एक और ग्राफ आपको देता हूँ इस टाइप का, सॉरी, देखो समझना है इसको, हाँ। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, सब समझ में आ जाएगा। सपोज मैं y की जगह पे वेलोसिटी रख रहा हूँ और x की जगह पे टाइम रख रहा हूँ। y की जगह पे वेलोसिटी, x की जगह पे टाइम। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो, सपोज सपोज मैंने आपको ऐसा एक ग्राफ दिया। अच्छा, ये ग्राफ कैसा है? लीनियर। अच्छा, इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, दोनों दोनों। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, बोलो y2 माइनस y1 अगर मैं कर रहा हूं मान लो, तो y2 माइनस y1 करूंगा तो न्यूमरेटर में यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड। एक नंबर तो रहेगा बट यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड। मैं यूनिट देख रहा हूँ क्योंकि मुझे यूनिट से पता चलेगा कि कौन सा नया फिजिकल क्वांटिटी बना है। और डिफरेंस डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम का। क्या ये सेकंड आएगा? इस यूनिट को ध्यान से देखो, क्या ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? हाँ। अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? लेट मी सी, आई हैव नॉट टॉट यू दैट, बट लेट मी सी वेदर यू नो दिस और नॉट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। सुना है ये? 9th में ठीक से पढ़ाई नहीं की। यस और नो? एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ये? एवरीवन बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन। तो देखो, जो स्लोप है, ये स्लोप सिर्फ एक नंबर नहीं रिप्रेजेंट करता। स्लोप ऑफ अ लाइन और कर्व इन फिजिक्स रिप्रेजेंट्स अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, इट इज जस्ट नॉट अ नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस रियली वेल, कि जो स्लोप है, इस स्लोप का एक मीनिंग आता है फिजिक्स में। ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि हमने एग्जांपल में देखा है। क्या फील आई? क्या फील आई एवरीवन? बोलना पड़ेगा दोस्त, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? समझ आई बात? क्या 100% क्लैरिटी है? 100% क्लैरिटी है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, गुड। सो नाउ यू हैव रीच्ड अप टू दिस स्टेज। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर, मजा आया। मजा आया कि नहीं बोलो? मजा आया या सजा लग रहा है? अगर पढ़ के नहीं आए हो जो बताया है तो सजा है। अगर आपको मजा आना है तो जो चीजें मैंने बताई है वो लेक्चर्स कंप्लीट करके आना है, तभी मजा है, अदरवाइज सजा है। समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। और फिजिक्स में लिंक बिठाना बहुत जरूरी है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर लिंक नहीं बिठाए ना
तो पागल हो जाओगे तुम। तो जो लेक्चर्स तुम्हें कंप्लीट करने के लिए बोले हैं वो कंप्लीट करके आना है, किसी भी हालत में। रात भर बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, एक दिन का ही मेहनत है। बैठ जाओ रात भर, सारा कंप्लीट करो, दूसरे दिन सो जाना अच्छे से, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए और आओ, फिर देखना मजा आएगा। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो हमने देखा कि जो जो स्लोप है वो स्लोप एक नया फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। सर फर्स्ट स्लाइड दिखाओ प्लीज। ओके, देखो भाई, ये स्लाइड क्या, और दिस वन, जल्दी बोलो, दिस वन, ये सर देख लो जल्दी फटाक से। ओके फाइन, अब आ जाओ आगे। नाउ यू राइट डाउन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। तो देखो, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको समझाया था। तो इफ यू रिमेंबर, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता था डबल डिफरेंशिएशन, राइट। ये लिखते थे, डी आई एफ एफ मतलब डिफरेंशिएशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन। हाँ समझ में आया। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। क्या इसको लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ये सब सेम चीज है, लिखने का तरीका है, ये क्लैरिटी है। तो इसको अगर आप रीड करोगे, याद करो मैंने आपको सिखाया है, कभी भी जो डिफरेंशिएशन का जो टर्म है, अगर आपने 1 से लेके 8 तक के जो रिकॉर्डिंग भेजे हैं उसमें मैंने ये पॉइंट डील किया है। ये जो मैथमेटिकल डेनोशन है, इसका स्टेटमेंट में लिखना फॉर्म बताया मैंने, और स्टेटमेंट अगर होगा, इससे मैथमेटिक्स में कैसे डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखोगे आप चीजों को। अच्छा, ये तो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, इसको आप अगर स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना हो, स्टेटमेंट फॉर्म, तो इसको आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्या इसे आप लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ एक्स। क्या मैंने ये लिखना सिखाया है एवरीवन? क्या मैंने ये कैसे लिखाते हैं या कैसे लिखते हैं, क्या मैंने ये सिखाया है? लेक्चर नंबर 1 होगा शायद, लेक्चर नंबर 1 या 2 होगा जहां पे मैंने ये सिखाया है। तो क्या इस चीज को मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ। तो ये देखो, ये क्या हुआ, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, इससे बल्ब जलना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ एक्स। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस ऑफ फ्लो आपके दिमाग में फिट हो। क्या इसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ एक्स। अब यहाँ पे x है। अब हमें पता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। x की जगह पे मैं टाइम ले सकता हूँ, वेलोसिटी ले सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूँ फिजिक्स में। तो इसको मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ x बोल रहा हूँ। अभी वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज जब हम लेंगे तो अकॉर्डिंगली हमें उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मतलब वो वेरिएबल कौन सा है। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग तो यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद एक्स, मतलब एक्स के साथ स्लोप कैसे बदल रहा है, ये बताता है डबल डिफरेंशिएशन। अब सोचो, सोचो, हमारे पास दो टाइप के रिलेशनशिप थे। ये जो चीज है ना, ये चीज मैं बहुत अच्छे से कराता हूँ। अगर कोई बच्चा एकदम ध्यान देके ये कर ले एक बार, उसका
फिजिक्स के पूरी जर्नी में ग्राफ में वो सुपर डुपर हिट हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। और ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं जेई की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन, नीट की बात करूं तो उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस नीट में ग्राफ रिलेटेड आते हैं। तो ग्राफ के क्वेश्चंस के इंटरप्रिटेशन करना आपको बहुत जरूरी है। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ एक्स। अगर मेरे पास स्लोप, अब देखो मेरे पास दो टाइप के रिलेशनशिप थे, एक था लीनियर और एक है नॉन लीनियर। समझो, क्या ये एक लीनियर रिलेशनशिप है? क्या ये एक लीनियर रिलेशनशिप है? तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ एक्स, अगर लीनियर रिलेशनशिप होगा, बताओ लीनियर रिलेशनशिप का स्लोप, ये एक्स है, ये वाई है। लीनियर रिलेशनशिप का स्लोप मैं इस पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे निकालूं, किसी भी पॉइंट पे निकालूं, क्या लगता है आपको, सेम रहेगा या अलग होगा? लीनियर ग्राफ का स्लोप मैं किसी भी पॉइंट पे निकालूं, सेम रहेगा या अलग रहेगा? सेम रहेगा। यस और नो? सेम रहेगा। गुड। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा? सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यहां पे मैं स्लोप लिख देता हूं, होगा dy बाई डी एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? क्या कोई चेंज है? क्या कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जीरो। क्या समझ में आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इस लीनियर रिलेशनशिप के लिए क्या होगा? जीरो। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। अब तुम एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप को देखो। सपोज आई एम हैविंग अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस। ऐसा। अब देखो, क्या इस ग्राफ का स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है? मैंने फिर से 4 पॉइंट लिए हैं। क्या इस ग्राफ का स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है? स्लोप मतलब क्या? उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट की जो स्लोप है वही स्लोप है कर्व का उस पॉइंट पे, यही बताया था मैंने आपको। तो क्या इन चारों पॉइंट्स पे स्लोप अलग अलग है? तो यहाँ पे अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप लूंगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप लिखूंगा, आई विल गेट नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जीरो नहीं होगा। क्या क्लैरिटी है ये? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के बारे में अगर कोई पूछे, सो दैट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो किससे आता है? वो आता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से। क्या ये पूरी चीज समझ में आई कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन? मैंने आपको डबल डिफरेंशिएशन कराया था। अब आप समझे कि फिजिक्स में बेटा इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? क्या क्लैरिटी है? ओके, तो आई विल स्टॉप हियर टुडे गाइस, आई विल कैरी दिस डिस्कशन टुमारो, राइट? टुमारो इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आई विल स्टॉप हियर टुडे। Please ensure that you are covering everything. Every lecture is covered properly and then you are coming to class. अरे यार, देखो मैं एक सवाल करता हूँ, रुको रुको रुको। 50 बार इस बच्चे को मैंने बोला है कि सेपरेटली भेजो, इसको समझ नहीं आता है। ये देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2x। 2x था या एक्स स्क्वायर था? मैंने एक सवाल दिया था आपको, ध्यान से देखो। 2x दिया था या एक्स स्क्वायर दिया था मुझे पता नहीं, इस टाइप का फंक्शन था। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना था, मुझे निकालना था dy बाई डी एक्स क्या है। ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है। याद करो, मैंने डिफरेंशियल इम्प्लीसिट फंक्शन पढ़ाया हुआ है 7th लेक्चर में या 8th लेक्चर में, कहीं तो पढ़ाया है 7th या 6th में। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन पढ़ाया था। ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है बिकॉज यहाँ पे एक्स और वाई को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो। क्लैरिटी है? ये सब लोग देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ इसको कैसे करोगे? ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2
2x या x स्क्वायर था, क्या था? x स्क्वायर था या 2x था? जल्दी बोलो, बोलो भाई। x स्क्वायर था। ओके समझ में? यहां तक समझ में? राइट हैंड साइड कर दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा यहाँ का? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आएगा कॉस एक्स, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अब आया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब याद करो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या मैंने सिखाया था कि ये डी बाई कट जाएगा तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई ही रहा, इज इक्वल टू 2x। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो अब देखो, इट इज cos x प्लस डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई इज cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है 2x माइनस cos x बाई cos y। ये आ रहा है आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आंसर है। यही आपको निकालने के लिए बोला गया। क्या क्लैरिटी है ये? आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर। जिसका नहीं आया था वो उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है? आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो ऑन दिस, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।